दोस्तों इमेजिन कीजिए किसी स्कूल में एक बेसबॉल मैच चल रहा है। एक लड़का बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा है जो अपनी बैटिंग का वेट कर रहा होता है। तभी अचानक से बैट्समैन अपनी पूरी पावर से बैट घुमाता है, लेकिन किसी वजह से वो बैट उसके हाथ से फिसल जाता है और वही भारी लकड़ी का बैट एक मिसाइल की तरह हवा को चीरते हुए वो लड़के के फेस पे लग जाता है, जो एग्जैक्टली उसकी दोनों आंखों के बीच लगता है। बैट इतनी जोर से लगता है कि उसकी नाक की हड्डी टूट जाती है और उसके स्कल पे भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। वो लड़का जब अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि उसके आसपास के सारे लोग बहुत डरे हुए हैं और उसकी टीचर उसे स्कूल के मेडिकल रूम में लेके जाती है, जहाँ पे नर्स उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये कौन सा साल है? वो लड़का कहता है 1998, लेकिन एक्चुअली में 2002 चल रहा होता है। यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? वो कहता है बिल क्लिंटन, लेकिन करेक्ट आंसर था जॉर्ज बुश। फिर टीचर पूछती है कि तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? वो लड़का 10 सेकंड तक सोचता है और फिर कहता है पैटी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि उसने अपनी मम्मी का नाम बताने के लिए 10 सेकंड ले लिए। इतने क्वेश्चन पूछने तक वो लड़के के ब्रेन में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और अगले ही पल में वो फौरन बेहोश हो जाता है। उसे अब लोकल हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करते हैं और तब तक उस लड़के की फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो लड़का कोमा में चले जाता है। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि हॉस्पिटल वालों ने एक पादरी यानी प्रीस्ट को बुलाया था ताकि वो उसके पेरेंट्स को दिलासा दे सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। वो लड़का धीरे धीरे करके रिकवर होने लगता है और हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो जाता है। और कुछ महीनों बाद जब वो पूरी तरह से रिकवर होता है तो वो फिर से ग्राउंड पे लौटता है। लेकिन वहां पर अब सब कुछ बदल चुका होता है। उसके दोस्त स्टार प्लेयर्स बन चुके थे, लेकिन जब वो लड़का मैच खेलता है तो उसकी परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इसीलिए उसे वार्सिटी टीम यानी कि जो सबसे टॉप टीम थी वहां से निकाल कर जूनियर टीम में डाल दिया जाता है। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उसे प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनना था। लेकिन अभी तो काफ़ी लेट हो चुका था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो फैसला करता है कि अगर वो बड़े बड़े बदलाव नहीं ला सकता तो क्या हुआ, वो छोटे मोटे बदलाव लाएगा। जैसे कि जब उसके सारे दोस्त लेट नाइट गेम खेलने में बिजी रहेंगे तब वो ठीक 10 बजे सो जाएगा। उसने अपना रूम भी डेली साफ करना शुरू कर दिया और वो डेली छोटे मोटे वेट से वर्कआउट करना शुरू कर देता है। वैसे तो ये सारी हैबिट्स बहुत छोटी थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ कि कुछ टाइम के बाद वो हैवी वेट से भी वर्कआउट करने लगा और धीरे धीरे करके वो लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ वापस लौट आती है और फिर उसका फोकस पहले से भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है। और फिर फाइनली एक ऐसा टाइम भी आता है कि उसकी वही सारी गुड हैबिट्स की वजह से उसका गेम पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था और अब वो अपनी बेसबॉल टीम का कैप्टन बन जाता है, क्योंकि उसने अपनी हैबिट्स को इस तरह से चेंज किया था कि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एथलेटिक बन चुका था और फाइनली वो मैच भी जीत रहा था। अब दोस्तों ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है एक आदमी की जिसका नाम है जेम्स क्लियर। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि एक बेसबॉल प्लेयर की कहानी का मिलियनेयर से क्या लेना देना, तो उसका आंसर है डिसिप्लिन। वॉरेन बफेट हो या जेफ बेजोस, वो इसीलिए अमीर नहीं है क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनकी हैबिट्स जेम्स की तरह डिसिप्लिन थी। और जो जेम्स क्लियर की मैंने स्टोरी आप लोगों को बताई, वो एक बहुत ही फेमस प्रोडक्टिविटी और सेल्फ हेल्प के एक्सपर्ट है, जिनकी बुक एटॉमिक हैबिट्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस और वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर रह चुकी है। और वो खुद एक सेल्फ मेड मिलियनर है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे उन टॉप 3 हैबिट्स की जो एक आम आदमी को सेल्फ मेड मिलियनर बना सकती है। तो शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से, जिसका नाम है रूल ऑफ 100। दोस्तों हम मिडिल क्लास लोग एक बहुत ही कॉमन गलती करते हैं। हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट यही सोच के करते हैं कि हमारा पहला अटेम्प्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे यूट्यूब स्टार्ट करना हो तो सोचते हैं कि पहला वीडियो वायरल जाना चाहिए। बिजनेस शुरू करना हो तो लगता है पहला प्रोडक्ट हिट होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर हम बोल देते हैं कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सेल्फ मेड मिलियनर्स कभी ट्राई नहीं करते, इनफैक्ट वो एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब जब तक वो किसी काम को 100 बार नहीं कर लेते तब तक वो रिजल्ट्स की चिंता नहीं करते। जैसे कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू किया है तो कम से कम 100 कंपनी का एनालिसिस करने से पहले ये मत सोचो कि मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। या फिर अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो 100 वीडियोस अपलोड करने से पहले ये मत पूछो कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। या फिर अगर आप सेल्स में हो तो 100 कोल्ड कॉल करने से पहले ये मत सोचो कि प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही डीप साइकोलॉजी है जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। हर सक्सेसफुल मिलियनर एक ऐसे फेज से ज़रूर गुजरता है जिसे साइकोलॉजिस्ट माउंट स्टूपिड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हो, जो चाहे यूट्यूब, बिजनेस, सेल्स, कोडिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग या कोई भी दूसरा काम हो,
तो शुरू के कुछ दिनों में आप थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेते हो, यानी आपने 2-4 वीडियोस देख लिए या 2-4 आर्टिकल्स पढ़ लिए और थोड़े बहुत जार्गन्स आपको समझ में आने लगे, तो आपको ऐसा फील होता है कि अब आप सब कुछ सीख चुके हो और तब आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अपने पीक पे आ जाता है। और इसी फेज को माउंट स्टूपिड कहते हैं। माउंट स्टूपिड इसीलिए क्योंकि कुछ दिनों बाद रियलिटी हिट करती है और आपको पता चलता है कि सक्सेसफुल बनना इतना भी आसान नहीं है। आपके वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, या कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, या फिर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। तो तब आप गिरते हो वैली ऑफ डिस्पेयर में, क्योंकि जब आप पूरी तरह से बिजनेस में एंटर करते हो तो तब जाके आपको समझ आता है कि ये तो एक बहुत ही लंबे सफ़र की शुरुआत है और एवरेज लोग यहीं पे क्विट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मिलियनर्स को पता होता है कि वो जितना ट्राई करेंगे उतना ही वो परफेक्ट बनते जाएंगे और एट द एंड वो प्लेट्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत के 10-20 या 50 अटैम्प्ट्स में आप सीख रहे होते हो, आपका दिमाग नए नए पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहा होता है और ये बात मिलियनर्स जानते हैं कि उनका हर एक फेलियर उनकी सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम होता है। जैसे थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब इन्वेंट किया तब उन्होंने एक बात कही थी, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज डैट वोंट वर्क। यानी वो ये कह रहे थे कि मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके पता लगा लिए जो नहीं चलते। इसी तरीके से एक पॉटरी क्लास में एक फेमस स्टडी हुई थी जहां एक ग्रुप को ये कहा गया कि उन्हें साल के एंड में सिर्फ एक परफेक्ट पॉट बनाना है और उसी पे उनको ग्रेड दिया जाएगा। और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि उन्हें क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उन्हें क्वांटिटी पर ग्रेड किया जाएगा। मतलब जिसने सिर्फ 10 पॉट्स बनाए उसे डी ग्रेड मिलेगा, जिसने 100 बनाए उसे सी, और जिसने 100 से भी ज़्यादा पॉट्स बनाए तो उसे बी ग्रेड मिलेगा। अब दोस्तों, आप लोग गैस कीजिए कि सबसे सुंदर और परफेक्ट पॉट कौन से ग्रुप के लोगों ने बनाया होगा। तो इसका आंसर है क्वांटिटी वाला ग्रुप, वही ग्रुप जिसने 100 पॉट्स बनाए थे, क्योंकि हर पॉट बनाते वक्त उन्होंने अपनी गलती से सीखा और इसी तरह से वो डेली 1% इम्प्रूव करते करते वो साल के खत्म होने से पहले परफेक्ट पॉट बनाना सीख गए थे। और दूसरी तरफ जिसे कहा गया था कि उन्हें सिर्फ एक पॉट बनाना है, तो वो लोग थियरी में अटके थे और अभी भी अपने लर्निंग फेज में थे। तो अगर आपको भी मिलियनर बनना है तो शुरुआत के 100 दिन तक बिना रिजल्ट्स को देखे रोज एक्शन लीजिए। हर 10 अटेम्प्ट के बाद रुकिए और पूछिए कि पिछले 10 अटेम्प्ट से मैं इस बार कितना इम्प्रूव हुआ हूँ। और जब आपके पास 100 यूनिट्स का डेटा आ जाएगा तब आप इमोशंस पे नहीं, फैक्ट्स पे डिसीजन लोगे। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट की। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने एक किताब उठाई और कहा, आई रीड 500 पेजेस लाइक दिस एवरी डे। लेकिन दोस्तों, यहाँ कैच ये है कि मिलियनर्स कभी भी कोई ऐसी रैंडम बुक या कोई बेकार नॉवेल उठा के नहीं पढ़ते। वो करते हैं इंटेंशनल लर्निंग। मतलब वो वही सीखते हैं जो उन्हें उनके गोल के करीब लेके आता है। अगर उनका गोल है इन्वेस्टिंग, तो वो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और बिजनेस इसी सर्कल के अंदर की बुक्स पढ़ते हैं। और अगर उनका गोल है बिजनेस, तो वो मार्केटिंग, एचआर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसी इकोसिस्टम को समझने में सालों लगा देते हैं। और अगर आप वॉरेन बफेट की स्टोरी को भी रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बेंजामिन ग्रैहम के पास फ्री में काम करने के लिए रिक्वेस्ट दिया था, क्योंकि उनको पता था कि बेंजामिन ग्रैहम के पास जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो कहीं दूसरी जगह पे मिलने नहीं वाली है। और इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के दम पे वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे को एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी से मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर बना दिया। आज के दौर में इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव किया है अरविंद श्रीनिवास ने, जो परप्लेक्सिटी एआई के फाउंडर है। उनका ये ड्रीम था कि उनका एडमिशन आईआईटी में हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिला। तो अफसोस करने के बदले उन्होंने एआई में स्पेसिफिक नॉलेज बिल्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने गूगल, ओपन एआई, डीप माइंड ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप की, ताकि वो ये जान सके कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आखिर कौन सी गलती कर रहे हैं जो उन्हें भी नहीं पता है। फिर अरविंद ने वो देखा जो दुनिया नहीं देख रही थी, कि गूगल एक सर्च इंजन है, आंसर इंजन नहीं है। यानी पहले अगर आप गूगल को कोई क्वेश्चन पूछते थे तो वो आपके सामने वेबसाइट शो करता था। और जब अरविंद ने परप्लेक्सिटी शुरू किया तो हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा था कि तू गूगल जैसी बड़ी कंपनी को कैसे बीट कर पाएगा। लेकिन अरविंद के पास अब वो नॉलेज थी जो बाकी 99% लोगों के पास नहीं थी, और इसी नॉलेज के दम पर उन्होंने परप्लेक्सिटी शुरू किया और आज उस कंपनी की वैल्यू 18 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जा चुकी है। तो दोस्तों, बात यह है कि अगर आप रैंडम चीज़ें कंज्यूम करोगे तो आपको रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक टारगेट सेट करके इंटेंशनल लर्निंग करोगे तो आपको उस फील्ड की स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी और आप ऑटोमेटिकली टॉप 1% की लिस्ट में आ जाओगे। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरी हैबिट की, जिसका नाम है थिंक विन विन। क्योंकि दुनिया में ब्रॉडली 2 टाइप के लोग होते हैं,
एक वो जो सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते, और दूसरे वो जो अक्सर सेल्फ मेड मिलियनर्स होते, जो हमेशा विन विन सोचते। और हर एक सेल्फ मेड मिलियनर के अंदर ये आपको क्वालिटी मिलेगी कि वो हमेशा विन विन ही सोचेंगे। लेकिन ये माइंडसेट नेचुरली डेवलप नहीं होता है, क्योंकि आप लोग एक बात खुद सोचो, जब 90% लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा क्या सवाल आता है कि कंपनी मुझे कितनी सैलरी देगी, मुझे कितनी छुट्टियां मिलेगी, पर्क्स और बेनिफिट्स कितने मिलेंगे। और इसीलिए 90% लोग फेल हो जाते, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर मैं कंपनी के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो 99% लोगों का जवाब होता है, आई कैन डांस वेरी वेल, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, आई लाइक टू वॉच क्रिकेट। लेकिन एक्चुअली में सवाल का मतलब ये होता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी हॉबीज़ है जिससे तुम कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब कंपनी को आपके नाचने और गाने से कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, और आदत से मजबूर बहुत से एम्प्लॉयज़ की सोच यही होती है कि कैसे कम से कम काम किया जाए और सैलरी फ्री की ली जाए। वो बिना कोई स्किल्स को अपग्रेड किए, बिना कंपनी को कोई एक्स्ट्रा वैल्यू दिए फ्री मनी एक्सपेक्ट करते हैं। और इसी माइंडसेट को कहते हैं विन लूज माइंडसेट, यानी मैं हमेशा जीतूं और सामने वाला हमेशा हारे। लेकिन एक विन विन माइंडसेट वाला इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय, वो हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं कंपनी को अपना बेस्ट आउटपुट दूंगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उनका रेवेन्यू बढ़ाऊंगा, तो बदले में कंपनी खुद सामने से मुझे ग्रो होने का मौका देगी, मेरी वैल्यू बढ़ाएगी और मुझे रिवॉर्ड्स देगी। और इसी विन विन हैबिट की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं होती है। आप इसे हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो और आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। जैसे अगर कोई सेल्समैन है और वो कस्टमर को ये समझाता है कि इस प्रोडक्ट से आपका क्या फ़ायदा होगा, तो सेल्स ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। लेकिन अगर वो बस अपने फ़ायदे की बात सोचेगा और सेल्स के लिए पुश करेगा, तो वो क्लाइंट को फ्रस्ट्रेट भी करेगा और उसका सेल्स भी नहीं होगा। उसी तरीके से अगर कोई यूट्यूबर सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि जेन्युइनली वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वीडियो बनाता है, तो ऑडियंस भी उसे सपोर्ट करती है। जैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूँगा।